99% लोग जो MLM ज्वाइन करते हैं वो अपना पैसा गवा बैठते हैं और 50% लोग जो MLM ज्वाइन करते हैं वो पहले साल ही MLM छोड़ देते हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था एक कंपनी में और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा, इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नहीं है। ये भी ध्यान से समझ लेना। एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। मैं जब भी IBC के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे। वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये YouTube पर अवेलेबल है और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है अलग अलग लोगों की। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है। हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जा करके YouTube पे सर्च कर सकते हैं। काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं है, कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है, उसको स्टडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो आप क्लिक करके डायरेक्टली जा करके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है, ये उनके नोटिफिकेशंस हैं। सबसे पहले ये समझो कि जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 100 साल से चल रहे हैं। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं उन सबको बैन कर दिया गया था। मतलब क्या, कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली, वहां पे मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और आपको बोला कि आप आगे किसी को ज्वाइन करा दो, तो जब आपने किसी को आगे ज्वाइन कराया, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी और कैसे भी, तो उसमें आपको कितना मिला? 30,000। 70,000 किसको मिला? कंपनी को। तो ये स्कीम इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, यानी वो जो पैसा आ रहा है वही पैसा पब्लिक से लेकर के पब्लिक में ही रोटेट कर दिया जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब जा करके पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये कोलैप्स कर जाता है। तो यहां पर जो लोग टॉप पे बैठे होते हैं
वो तो पैसा कमा लेते हैं, बट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन सबका पैसा डूब जाता है। और फिर या तो ये कंपनीज बंद हो जाती हैं या भाग जाती हैं पैसा लेकर के। पास्ट में ऐसा बहुत कंपनीज ने किया है, उसमें से बहुत सारी कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो आज जेल में हैं। तो ये एक प्रॉपर स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। फिर सवाल उठता है कि जब ये बैन है तो लोग कैसे कर रहे हैं? देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आपसे अगर मैं पैसा लेता हूं और आपको बदले में कुछ नहीं देता हूं तो वो तो इलीगल है। लेकिन मान लो मैंने आपसे पैसा लिया 50,000 रुपए, बदले में आपको एक 50 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, तो क्या वो लीगल है? इलीगल है? हो गया ना कंफ्यूज? तो ये एक लूपहोल है, ये जो लॉ है उसके अंदर, इसको ये लोग यूज कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो दरवाजा लिखा है, खिड़की नहीं लिखा है। खिड़की से तो हम जा सकते हैं ना। तो जो कंपनीज जेन्युइन है और जो फेक है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। इसमें क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। तो ये आरबीआई का कहना है। मतलब देखना ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। देखते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। The Reserve Bank has also said that acceptance of money under money circulation, multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under the Price Cheat and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers, ध्यान से सुनना, should immediately lodge a complaint with the state police। ये आरबीआई कह रही है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है? You should immediately lodge a complaint with the state police। अब एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए। जितनी भी एमएलएम स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है? ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या कहा गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। 2021 में आए थे ये। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। मैं बस शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं वो आपको बताता हूं जो समझना बहुत जरूरी है। इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेदर इट इज मल्टी लेवल, वेदर इट इज सिंगल लेवल, वेदर इट इज एफिलिएट। किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है? इट हैज नो प्रोविजन दैट अ डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑब्लिक एनरोलमेंट ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्सेप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है? अब ये कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने वो परचेज किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो ये स्कैम है ना। इसमें कहा गया है इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ बाय बैक और रीपरचेज पॉलिसी फॉर करंटली मार्केटेबल गुड्स विच आर नॉट अनपैक्ड और सर्विसेज सोल्ड टू द पार्टिसिपेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट एट रीजनेबल कमर्शियल टर्म्स। मतलब कि कोई बाय बैक का ऑप्शन होना चाहिए।
किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी, अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं है, तो अब आप उसका क्या करोगे? उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी। अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बायबैक आप किस चीज पर दे सकते हो? जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स पैक्ड है, तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे, तो ना कंपनी का नुकसान हुआ ना कस्टमर का नुकसान हुआ। बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि ये कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूं, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 0। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। इट वॉज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो। मेरा मकसद सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सबको अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बच करके रहो। मिस सेलिंग मीन्स recklessly misrepresenting a product or service in order to successfully complete a sale. It also includes providing consumers with misleading information about a product or service. This can involve omitting key information, मतलब key information आप उनसे छुपा रहे हो about a product, or providing information that makes the product appear to be something it is not. मतलब कि अगर सरल भाषा में बोला जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है, क्लॉज नंबर 7 का 2E एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सर्कुलर में। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक स्प्यूरियस गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज and refund the consideration paid for goods and services provided. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है, फर्क इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो किसी का मर्डर करने के लिए, तो आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा एग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का लॉ है वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर है। द लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड्स ऑल एग्रीमेंट्स। तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, अरे पहले लॉ को तो देख लो, लॉ क्या कहता है। अगर लॉ के हिसाब से वो गलत है तो गलत है, नो मैटर कि उसने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया है। तो ये क्लॉज को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक डेफिशिएंट सर्विसेज। डेफिशिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है, और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया, और जब बैंक आया पैसा वापस मांगने के लिए जो उसका हक है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है देने के लिए। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बस ऐसी स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे? जिनके साथ हुआ है उन्हें एफआईआर फाइल करना चाहिए, लॉ को एक बार देखना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो जिसको समझ है लॉ की उसके पास जाना चाहिए, उससे समझना चाहिए। एंड पिटिशन नाम की चीज़ होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो वो फाइल करनी चाहिए उनके खिलाफ, जिससे जो ये स्कैम्स हो रहे हैं वो ख़त्म हो। बिकॉज जिनका पैसा जा रहा है वो डिप्रेशन में जाके गलत कदम भी उठा सकते हैं। सो जो लीगल एक्शंस हैं वो लेने चाहिए। इस एक्शन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ है, एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है। मान लेते हैं 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जा करके एफआईआर करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं तो उनको ये सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई आरबीआई ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप एफआईआर नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट। तो उन्हें एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से एफआईआर लॉन्च करते हैं, तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं लाइक सीबीआई एंड ईडी, वो सब एक्शन में आ जाएंगी। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते हैं,
तो पहला क्या है, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 एफआईआर लॉन्च करो। नंबर 2, मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिनके साथ में स्कैम हुआ है, हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में स्कैम हुआ है, आरबीआई का हम एक लिंक यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करेंगे, एक तो इन सर्कुलर्स का, प्लस आरबीआई के जितने भी ऑफिसेज हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका। तो आप क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, एक लेटर लिखिए छोटा सा, उसमें जो भी मन में है, इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए कि आपके साथ में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और साथ में सारे जो प्रूफ्स हैं, जो भी आपने पेमेंट करी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब अटैच करिए। इसको पोस्ट करिए, एक आरबीआई में और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, सोचो उनके पास में हजारों लेटर्स पहुंच जाते हैं तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट की जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सब एक्शन में आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को, जिनके साथ भी स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का, वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए। क्योंकि अगर आप हमको ईमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए।